ये मंच अब आपके पास है, प्रोफेसर स्नेहलता जसवाल जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए। आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं दिखाने के लिए। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। जी आप बात शुरू कीजिए, मैं होस्ट बनाता हूँ। जी। और सभी जितने हमारे मित्र यहाँ पे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी ना बोल पाती हूँ, और पूरा अध्ययन का विषय मेरा क्योंकि अंग्रेजी में ही है, पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लिए हिंदी का अनुवाद जरूर ले आऊं, जो भी चीज मैं कहने जा रही हूँ उसके बारे में। और जहां तक मतलब बहुत अच्छी हिंदी अगर मैं ना बोल पाऊं तो आप कृपया मुझे इसके लिए माफ करेंगे, और शायद मेरी सहायता करेंगे बीच बीच में अगर जरूरत पड़ी मुझे तो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो मैं कुछ स्लाइड्स लेके आई हूँ, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो मैं ये नहीं कहूंगी, वो मनोविज्ञान तो है, पर मनोविज्ञान से ज्यादा मनोविश्लेषण है, जिसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं अंग्रेजी में। और ये मनोविज्ञान का सिर्फ एक तरह का तरीका है चीजों को देखने का। हम मनोविज्ञान में साइको एनालिसिस के अलावा बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, ऐसे करके अलग अलग स्कूल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो अलग अलग तरह से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजर से चीजों को देखते हैं। तो साइको एनालिसिस चीजों को देखने का एक तरीका है, और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और यही शायद लिटरेचर के सबसे करीब है, सबसे ज्यादा लिटरेचर में यूज होता है, सबसे ज्यादा साहित्य में यूज होता है। मैम अब आप होस्ट हैं, अब आप होस्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुछ स्लाइड्स के सहारे हम चलेंगे। क्या आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? शायद नहीं अभी। नो नहीं मैम। नहीं मैम। एक मिनट, शेयर स्क्रीन करूंगी तो हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं आप मेरी जी स्लाइड? मैम, जी मैम। जी मैम। धन्यवाद। आगे राइट। सो हम चर्चा करेंगे मनोविश्लेषण और साहित्य पे। इसको मैं कैसे गुम कर सकती हूँ? क्या आप ऊपर का शीर्षक देख पा रहे हैं? जी 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 मैम। वो मेरे स्क्रीन पे शायद नहीं आ रहा है क्योंकि ये हो सकता है कि ये एक्सपेंड कर रहा है तो थोड़ा हाँ, ठीक है। तो ये अभी कुछ नीचे भी कट रहा है शायद। हाँ नहीं सर, ठीक है। अब शुरुआत हम करेंगे फ्रॉइड से, जो कि मनोविश्लेषणवाद के पिता हैं समझे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी। और उन्होंने क्या मूल रूप से क्या सिद्धांत दिए हैं? पहला सिद्धांत ये है कि जो भी हम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी हमारा व्यवहार है, उसका स्रोत जो है वो मानसिक ऊर्जा में है। कोई, जिसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अकारण नहीं है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। हर एक चीज का कोई कारण है जो कि हम खोज सकते हैं, और उन कारणों में से सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी वृत्तियां हैं। दो तरह की वृत्तियां हैं, इरोज और थैनाटोस। इरोज हमें जिंदगी की तरफ ले जाती है, और थैनाटोस डेथ, डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन, जो बुरी चीजें हैं, बुरी वृत्तियां हैं, बुरे काम हैं, बुरे नतीजों वाले काम हैं, उनकी तरफ हमें ले जाती है। पर इसके ये दो मेन कैटेगरीज हैं, पर इनके अंदर काफी सारी वृत्तियां जो हैं वो हर इंसान में होती हैं।
हर वृत्ति का एक सोर्स है। तो जैसे अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी एक वृत्ति है, अगर प्यास लगती है तो वो भी एक वृत्ति है। कहाँ से आती है? मेरी अपनी बॉडी से आती है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो इसलिए मुझे भूख लग रही है। उसका एक एम है, एक उद्देश्य है। उद्देश्य किसी भी नीड का क्या हो सकता है कि उसकी भरपूर तरह से, अच्छी तरह से हम उसे उसके उद्देश्य को हम प्राप्त करें ताकि वो नीड रहे ना, वो वृत्ति रहे ना। उसमें एक आवेग है, जोर है, कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी भूख कम लगती है, और एक ऑब्जेक्ट है जो उसे सेटिस्फाई करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब वो वस्तु काल्पनिक भी हो सकती है, यथार्थ में भी हो सकती है। तो वो वस्तु जिससे मेरी वो भूख मिट जाएगी, जिससे वो मेरी वृत्ति को का स्रोत जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हर कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर कभी भी शून्य में नहीं होता, उसका कोई ना कोई कारण होता है। कारण अमूमन इरोज या थैनाटोस में से निकलता है। इरोज और थैनाटोस के अंतर्गत बहुत सारी दूसरी वृत्तियां हैं जो कि समावेश है उसमें। इसी तरह से फ्रॉइड का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस सिद्धांत है, सब लोग उसको शायद जानते होंगे, वो है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में। कि हमारे मन के 3 स्तर पे हमारा मन काम करता है। चेतन स्तर, जिसके बारे में हम जानते हैं, जो कि मात्र 5% होता है। हमारा जितना भी व्यवहार है उसके बारे में हमारी चेतना सिर्फ 5% है। हम अपने सिर्फ 5% व्यवहार को जानते हैं। 95% व्यवहार के बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। हम वो व्यवहार करते जरूर है, पर हम नहीं जानते कि उसका स्रोत वाकई में, असल में क्या है। और फिर इन दोनों के बीच की जो लाइन है, इन दोनों के बीच की जो दहलीज है, उसे हम उपचेतन या अग्रचेतन कहते हैं, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस कहते हैं। तो आप इस विशालकाय समुद्र को देखें तो वो समुद्र जो है वो आपके अनकॉन्शियस की तरह है। उसकी जो लहरें जो हैं, जो कभी कहीं ज्यादा बढ़ती घटती रहती हैं, वो आपका उपचेतन या अग्रचेतन है। और समुद्र के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो आपका चेतन है। तो समुद्र कितना गहरा है ये हम नहीं जानते। समुद्र की गहराई में क्या क्या चीजें हैं ये हम नहीं जानते। हम तो समुद्र के ऊपर ही देख सकते हैं कि ऊपर लहरों के ऊपर क्या आ गया। कभी कभी कोई मछली ऊपर कूद गई, वो नजर आ गई। कभी कभी कोई बॉल ऊपर नजर आ गया। तो समुद्र के ऊपर जो आता है हम उसे ही जानते हैं, और वो हमारी चेतन, वो मन का चेतन भाग है। जिस तरह मन के 3 स्तर है, उसी तरह हमारे व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं। इनका नाम हम एक ईगो और सुपर ईगो के नाम से इन्हें जानते हैं। ट्रांसलेशन जब मैंने देखी ईगो की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो वो मुझे मिला अहंकार, जो कि गलत ट्रांसलेशन है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि फ्रॉइड का ईगो से मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपका आत्मबोध है। ईगो आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो कि बाकी सब चीजों को मैनेज करता है। वो एक मैनेजर है। तो ईगो आपका सिर्फ अपने आप के बारे में, मैंने अहम का नाम भी दिया है, पर वो अहम भी नहीं है यथार्थ में। ईगो का मतलब सिर्फ इतना है, वो आपके व्यक्तित्व का वो पहलू है जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आप चेतन हैं, जिसके बारे में
और एक वो जो आप बहुत लोगों का माइक शायद ऑन है, प्लीज आप बंद करेंगे माइक। मैं म्यूट कर मैम सकती हूँ। आप सबको म्यूट ऑल कर दीजिए और उसके बाद अपना ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे 4-5 लोग ये डिस्टर्ब करते दिख रहे हैं। और हाँ जी, दूसरा एक अनुरोध है कि कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, उनको अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि कट गया होगा। इसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। जी जी ठीक है सर। वेटिंग रूम वाले तो मैं अलाउ कर चुकी पहले। नहीं हो पा रहा। तो मैं म्यूट ऑल नहीं कर पा रही हूँ शायद। Mute all कर दिया। मुझे कोई करके नहीं दे रहा था तो आएगा तो बोलने भी है। हाँ सभी विद्यार्थी अपना माइक म्यूट करें। मुझे हाँ, अब कर लिया सर, हो गया। हाँ और ऊपर से सबसे बड़ा है बाहर वालों की गैलरी मांगे ना। ठीक। सो हम बात कर रहे हैं फ्रॉइड की, जिनके मूल सिद्धांत ये हैं कि कोई भी व्यवहार बिना किसी कारण के नहीं होता। उस कारण की खोज अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है कि मन के 3 स्तर हैं, चेतन, अचेतन और उपचेतन। और इसी तरह से व्यक्तित्व के भी 3 पहलू हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड आपके व्यक्तित्व का वो पहलू है जिसको लेके आप पैदा होते हो। सो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से इड ही है। पर इड जो है वो हर एक चीज चाहता है, उसी वक्त चाहता है, इमीडिएट, अभी के अभी मुझे ये चाहिए। एक बच्चे की कल्पना कीजिए, बच्चा क्या कहता है माँ से, मुझे अभी अभी दूध चाहिए, इसी वक्त मुझे अभी अभी रोना है, अभी हंसना है, हर चीज उसी वक्त चाहिए। इड जो है उसका वास्तविकता से कोई नाता रिश्ता नहीं है। इड सिर्फ एक जैसे वो हिंदी मूवीज में होता है जहां हीरो हीरोइन ऊपर लटके होते हैं और नीचे आग लगी होती है। सो इड तो एक कढ़ाई में जैसे गरम तेल है, उस तरह से पूरे समय उसमें उबाल आता रहता है कि अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। वास्तविकता से उसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो ईगो है वो पैदा होती है जब इड को ये महसूस होता है कि अरे ये वास्तविकता तो कुछ और है। मुझे भूख लगी है पर इस वक्त मैं खाना नहीं खा सकती, मैं तो क्लास में हूँ। मुझे प्यास लगी है पर मैं इस वक्त उठ के जा नहीं सकती बिकॉज टीचर मना करेगा, वो बोलेगा बार बार कहाँ जा रहे हो बाहर। तो जब वास्तविकता से इड टकराती है तो ईगो का जन्म होता है। ईगो इड को बताती है कि नहीं, अभी नहीं मिलेगा, ये जो तुम चाह रहे हो इसको ठहर के मिल जाएगा। सो ईगो पैदा होती है, फ्रॉइड कहते हैं ईगो पैदा होती है क्योंकि वो इड की सर्विस में है। इड को खुश रखने के लिए ईगो पैदा होती है। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है ईगो ज्यादा प्रभावी होती जाती है। जो तीसरा पहलू है व्यक्तित्व का वो है सुपर ईगो। ये कहां से आता है? ये हमें बाहरी तत्व देते हैं, समाज देता है, सबसे ज्यादा हमारे माँ बाप बताते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, ये नहीं करना, बाहर नहीं जाना, पड़ोसी से नहीं खेलना, उसके हाथ से पानी नहीं पीना। तो ये जो ना करने वाली चीजें हैं
ये सुपर ईगो में हमारे माँ बाप हमें देते हैं। पर सिर्फ ना नहीं करवाते, माँ बाप हमें एक ईगो आइडियल भी देते हैं। तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें साहित्यकार बनना है, तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनना है, तुम्हें स्कूल जाना है। सो माँ बाप के जो ना और जो वो हमसे करवाते हैं और जो हमें मना करते हैं, दोनों चीजें वो हमारी सुपर ईगो में समावेश करके हमारे व्यक्तित्व में आ जाती हैं। सो हर व्यक्ति के 3 पहलू हैं, व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। मनोवैज्ञानिक विकास के भी 5 चरण हैं, जो कि असल में फ्रॉइड की उसमें यौन विकास से जुड़े हुए हैं। मौखिक मुंह के द्वारा, जिसे हम कहते हैं ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जितनी भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है वो मुंह के द्वारा मिलती है। एनल रीजन सेटिस्फैक्शन टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पे, ये वो स्टेज है। जननांग जेनिटल रीजन, लेटेंसी पीरियड और विलंबित जननांग द लेट जेनिटल, जो एडोलेसेंस पीरियड हमारा होता है। हमारे लिटरेचर के हिसाब से सबसे ज्यादा इनमें जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं। पहला ये कि व्यवहार कभी भी अकारण नहीं होता, उसका कुछ कारण जरूर होता है जो हम खोज सकते हैं। हो सकता है वो कारण हमारी चेतना में ना हो, अचेतन कारण हो। ज्यादातर कारण अचेतन ही होते हैं, पर उनकी खोज करना या साहित्य में देखना कि कैसा कारण जो है वो व्यवहार के लिए है, ये एक अच्छा पहलू है हमें खोज करने के लिए, शोध करने के लिए। दूसरा, इड, ईगो और सुपर ईगो का जो आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, ये भी एक बहुत अच्छा विषय है, जिसके नजरिए से, जिसके लेंस से हम कोई भी उपन्यास या नाटक या कोई भी रचना जो है उसको हम देख सकते हैं। इन 5 सूत्रों के अलावा जो फ्रॉइड की शायद सबसे बड़ी देन है वो ये है कि पागलपन के कारण क्या है, समस्याओं के कारण क्या है, क्यों एक व्यक्ति जो कि यूजुअली नॉर्मल व्यवहार दिखाता है, क्यों कभी कभी हमें उसमें पागलपन के लक्षण नजर आते हैं, और क्या कारण है जब व्यवहार जो है वो अनुचित हो जाता है। इसका पहला कारण तो हम कर चुके हैं, थैनाटोस या मृत्यु वृत्ति, जो कि व्यक्ति गलत कामों की तरफ जाता है, या जो चीजें हमें गलत लगती हैं, एग्रेशन की तरफ, दूसरे का संहार करने की वृत्ति, वॉर, ये सारी जो चीजें हैं ये डेथ इंस्टिंक्ट के कारण हमें नजर आती हैं। उसके अलावा इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा ही एक संघर्ष बना रहता है इड, सुपर ईगो और वास्तविकता के बीच में। इड क्या है? इड कहती है मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी प्यास लगी है। सुपर ईगो कहती है नहीं नहीं, तुम कैसे खाना खा सकते हो इतनी बार दिन में? आदमी को दिन में एक बार ही, हफ्ते में एक बार उपवास रखना चाहिए, आज आपका उपवास है। सुपर ईगो क्या है? माता पिता के दिए गए ना और हाँ है। तीसरी तरफ रियलिटी है, भाई हमेशा कैसे उपवास रखा जा सकता है? आज कल भी उपवास था, आज भी उपवास था, ये तो नहीं हो सकता ना, कभी तो खाना खाना है। तो इन तीनों के जो कन्फ्लिक्ट है, इन तीनों के बीच का जो संघर्ष है, उसको कौन पाटेगा? उसको ईगो देखेगी कि इन तीनों में से किसको किस तरह से कैसे हमने मैनेज करना है। सो ये जो संघर्ष है ये हमारी चेतना में नहीं है, हम इनके बारे में जानते नहीं है, पर ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इन संघर्षों के कारण हमें चिंता होती है,
वो चिंता कभी कभी हमारी चेतना में है, कभी कभी हमारी चेतना में नहीं है, पर वो चिंता और संघर्ष, ये जो चिंताएं और संघर्ष है, ये हमारे जीवन का एक गिवन है, मतलब ये हमेशा रहता ही है, निरंतर है हमारे साथ। इन अचेतन संघर्षों का दमन करने के लिए ये भी हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ये जो अचेतन संघर्ष हैं, इनको किसी तरह से हम दबा के रखें। सबसे आसान तरीका ईगो के लिए क्या है कि इन संघर्षों से निपटने का सबसे आसान तरीका उसके पास ये है कि इनके वो चेतना से दूर कर दे। आपको रात को सपना शायद आ जाए, पर दिन में आप उस बारे में सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ईगो ने उसको आपके अचेतन में डाल दिया है, अनकॉन्शियस में डाल दिया है। पर ये संघर्ष हैं, हमारे साथ हैं, हमारे दिमाग में, इसलिए वो वापस आने की कोशिश करते रहेंगे, आपकी चेतना में आने की कोशिश करते रहेंगे। सो उनको अचेतन रखने के लिए ईगो और भी जंतर तंत्र करती है, और वो जो चीजें ईगो करती है उनको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। कोई भी चीज जो कि हमें चिंता देती है, कोई भी चीज जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका उसको पार पाने का यह है कि हम उसके साथ जूझें, हम उसके साथ लड़ें, उसे समझें और उसका हल निकालें। पर हम हमेशा ये करते नहीं है, क्योंकि चीजों से जूझना हमेशा हमारे लिए फलदायी नहीं होता, हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता, हम नहीं कर पाते हैं। और इतने सारे संघर्ष हैं, किस किस को चुने? तो कुछ संघर्ष तो हम लड़ते हैं, वाकई में हम उनसे जूझते हैं, हम उनका हल निकालते हैं। पर बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारी चिंताएं ऐसी होती हैं जिनका हम अपने अचेतन में जिनका दमन कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि वो वहीं रहे। सो मैं अपनी जिंदगी में बहुत से संघर्ष हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, अपने सुपीरियर्स के साथ हैं, अपने कलीग्स के साथ हैं, जूनियर्स के साथ हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, पर इसके अलावा भी मुझे कुछ दुख होंगे, कुछ चिंताएं होंगी जिनके बारे में मैं नहीं सोचती। वो मेरी चेतना में तभी आते हैं जब मुझे उनके लिए कुछ समय मेरे पास है, या रात को या सुबह सुबह। बाकी पूरा टाइम तो मैं बिजी हूँ अपनी लाइफ में। तो मेरा जो अपनी लाइफ से बिजी होना है, वो भी एक तरह से इन सारी चिंताओं और संघर्षों को मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। सो यही हम यहाँ कह रहे हैं कि ईगो जो है, ईगो ये काम करती है कि वो चुनती है कि कौन से संघर्षों के साथ मुझे लड़ना है, मुझे जूझना है, उनमें पार पाना है, और कौन से वो संघर्ष हैं जिनको कि मुझे अपने अचेतन में रखना है। इन सभी कारणों के कारण ईगो कुछ रक्षा तंत्र यूज करती है, जिनके बारे में अगेन हम कुछ विवेचना करेंगे। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो कि हमें फ्रॉइड ने दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा रिप्रेशन है दमन, जो कि सिर्फ ये है कि चेतना से लेके उस चीज को, उस समस्या को, उस चिंता के विषय को आपने अपने अचेतना में डाल दिया, अचेतन लेवल ऑफ माइंड में वो चला गया। उसके बाद आप उसके बारे में नहीं सोच रहे। इसके अलावा डिनायल, कि मैं समझती ही नहीं कि ये कुछ समस्या है। बहुत लोग ये करते हैं। किसी के पति की मौत हो जाती है, वो बहुत दिनों तक उनको पता ही नहीं लगता कि ये हो जा रहा है। ये क्या है? ये डिनायल है। किसी के पिता गुजर गए, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं। हम कहते हैं हो ये रो नहीं रहा बंदा, ये तो इसको रुलाओ किसी तरह से। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना में ये बात गई ही नहीं है कि उनके पिता नहीं रहे।
सो ये जो कुछ समस्याएं हैं उनको हम साफ साफ उनको इनकार कर देते हैं, कई समस्याओं का विस्थापन हो जाता है। परेशानी मुझे अपने बॉस से है और घर में जाके मैं अपनी बीवी से लड़ती हूँ या लड़ता हूँ, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट है। मैं अपनी एग्रेशन को, मैं अपने गुस्से को अपने बॉस को नहीं दिखा सकता, पर मैं अपनी बीवी को दिखा सकता हूँ। सो ये भी कई लघु कहानियों में ये बहुत क्लियरली नजर आता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है इस तरह का विश्लेषण। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम हीरोज के साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम हीरोइंस के साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हमारे जो नेता हैं हम उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो सोचते हैं हम उन्हीं की तरह सोच रखते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन है। पर आइडेंटिफिकेशन, हीरो वर्शिप जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा एक बहुत ही एक्सट्रीम तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन। बिना सोचे समझे जब हम दूसरे के मत को ग्रहण कर लेते हैं, एक्सट्रीम कंफॉर्मिटी जब हम शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन। इसके अलावा प्रक्षेपण, मुझे अपना पड़ोसी पसंद नहीं है पर मैं दूसरों से कहती फिरती हूँ कि भैया मेरा पड़ोसी हमेशा कोशिश करता रहता है कि कुछ ना कुछ वो मेरे खिलाफ करे, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। वो बेचारा चाहे कुछ भी ना करता हो, पर मैंने अपनी कुभावना को, अपनी बुरी भावना को उसमें डाल दिया। मुझे वो पसंद नहीं है पर मैंने कहा कि उससे मैं पसंद नहीं हूं, वो हमेशा मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। ये भी आप देखेंगे कि आपके पात्रों में कई बार आपको नजर आएगा। रिएक्शन फॉर्मेशन, बहुत फेमस किस्सा है इसमें उन माओं का है जो कि, या उन परिवारों का है जो कि कोई चीज नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपकी लड़की हो, पर अब लड़की हो गई तो फिर आपको उससे अत्यधिक प्यार है। ये रिएक्शन फॉर्मेशन है। आपको इतना प्यार है कि आप उसे कहते हो कि नहीं नहीं, हमेशा मेरी बेटी मेरे नजर के सामने रहे, कहीं बाहर ना जाए, कहीं दूर ना चली जाए, कहीं मैं इसको बाहर, घर के बाहर भेजना ही नहीं चाहता, मैं तो इसको घर में ही पढ़ाऊंगा। ये क्या है? ये अत्यधिक प्यार क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अचेतन में एक गुस्सा है कि ये लड़की क्यों पैदा हुई। इसे हम रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। रिग्रेशन, पुराने समय में वापसी। अंग्रेजों का जमाना तो बहुत अच्छा था भाई साहब ना, या कांग्रेस का जमाना अच्छा था, या पुराना जमाना अच्छा था, अब जो हो रहा है वो गलत है। या मेरा बचपन बहुत सुंदर था, मेरी जवानी के क्या दिन थे। ये जो है, ये हम वापसी कर रहे हैं उन दिनों में, क्योंकि आज से हम नहीं जूझना चाहते, आज जो हो रहा है वो उससे हम नहीं लड़ना चाहते, हम अपने पुराने दिनों को याद करके उसमें खुश रहना चाहते हैं। एक और डिफेंस मैकेनिज्म है अनुष्ठान करना, रिचुअलिज्म, कि रोज मैं सवेरे उठ के 2 घंटे की पूजा करती हूँ या 3 घंटे की पूजा करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से करती हूँ, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसी तरह से मैं हमेशा करती आई हूँ, इसी तरह मैं करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो 2 घंटे में और कुछ नया सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उस 2 घंटे से मैं अपनी बाकी सारी जो मुसीबतें हैं उन 2 घंटों में मैं वो तो भूल गई ना, वो तो मेरी अचेतन में ही रही, क्योंकि उस 2 घंटे तो मैंने वो रिचुअलिज्म किया। कंपनसेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए खेल कूद में मैं बहुत अव्वल हूँ। इसलिए मैं अव्वल हूँ, इसलिए अव्वल नहीं हूँ क्योंकि मैं वैसे ही खेल कूद में अच्छी हूँ, पर मैं इसलिए अव्वल आई क्योंकि पढ़ने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। तो मैंने पढ़ना करने की बनिस्बत मैंने खेल कूद में अपना ज्यादा समय दिया। रैशनलाइजेशन, मैं बहुत चाहती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, अरे नहीं बन पाई। अरे क्या रखा है यार आईएएस ऑफिसर बनने। जब मैं नहीं बन पाई तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, वो तो अच्छा था ही नहीं। वो लोमड़ी कूदती रही अंगूरों की तरफ, अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। वो है रैशनलाइजेशन। और एक बहुत ही अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म जो फ्रॉयड ने कहा कि, या हम कहें कि सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है जो कि आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है, वो है सब्लिमेशन। फ्रॉयड कहते हैं कि जितनी भी हमारी
सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं, सेक्स से जुड़े हुए जितनी भी इम्पल्सेस हैं, उनको क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सप्रेस नहीं करने देती, दुनिया उन्हें नहीं देखना चाहती सामने उजागर रूप में, तो हमने उसे सब्लिमेट कर दिया है। सब्लिमेट मतलब हमने उनको चेंज कर दिया है, और चेंज करके हमने किस तरफ डाला है, हमने उन्हें पेंटिंग की तरफ डाला है, हमने आर्ट की तरफ डाला, आर्किटेक्चर, हम सोचिए ताजमहल बनाया, बड़े बड़े हमने टावर बनाए, कुतुब मीनार बनाया। ये दुनिया की जो सुंदर चीजें हैं वो इसलिए बनी है कि हमने अपनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को उनमें ढाल दिया है, उनमें उनको चेंज कर दिया, उनमें उनको हमने उस तरफ को वो एनर्जी डाल दी है। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो फ्रॉयड ने दिए हैं, उनके बाद भी बहुत लोगों ने डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए हैं, और ये हमें बार बार जब हम अपने लिटरेचर के कैरेक्टर्स को देखते हैं, ये हमें बार बार उनमें नजर आते हैं। सो मनोविश्लेषण का एक तरीका तो ये है, असल में अगर हम फ्रॉयड के नजरिए से देखें, कि हम एड ईगो सुपर ईगो के हिसाब से देखें कि इन कैरेक्टर्स में क्या प्रधान है, ईगो प्रधान है, एड प्रधान है, या सुपर ईगो प्रधान है। हम ये भी देख सकते हैं कि चेतना में क्या है, कैरेक्टर क्या कह रहा है, और अचेतन में एक्चुअली क्या चल रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि उस कैरेक्टर में कौन से मैकेनिज्म्स हैं, कौन से तंत्र हैं जो किसी सॉल्यूशन की तरफ उसे ले जा रहे हैं, और कौन से तंत्र एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, रक्षा तंत्र हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी ईगो को बचा रहे हैं, ईगो को बचा के रख रहे हैं, या उसके व्यक्तित्व को बचा रहे हैं, एक्चुअली उस चीज से जूझ नहीं रहे, उसका कोई हल नहीं ढूंढ रहे, उस समस्या का हल नहीं ढूंढ रहे, पर सिर्फ अपने आप को उस सिचुएशन में बचा रहे हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स का एनालिसिस भी आपका मनोविश्लेषण का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं याद करूं, जो मुझे याद आए जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी इसके लिए, तो एक तो वो लोमड़ी वाली कहानी है जो रैशनलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि हम किसी की तरफ किसी उद्देश्य की तरफ कोशिश करते रहे, और जब वो उद्देश्य हमें नहीं प्राप्त होता तो हम कहते हैं कि नहीं, वो तो अंगूरी खट्टे थे। तो ये सार ग्रेट स्टोरी जो है वो इसे दिखाती है। अगर मैं ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स इकट्ठे लूं, तो भीष्म साहनी का जो उपन्यास है तमस, उसमें हमें उनके विभिन्न कैरेक्टर्स में ये बहुत अच्छी तरह से नजर आता है। कहीं कहीं रिएक्शन फॉर्मेशन है, कहीं इंट्रोजेक्शन है, कहीं हमारा आइडेंटिफिकेशन नजर आता है, क्योंकि वो एग्रेशन जो तमस ऑफ कोर्स 1947 की पार्टीशन के टाइम की कहानी है, और एक छोटे से शहर की कहानी है कि किस तरह से पार्टीशन की हवा वहां से होके गुजरती है, और किस तरह से बहुत सारे किरदार हैं उसमें, तो हर किरदार का उस प्रॉब्लम के साथ जूझने का तरीका जो है वो एक अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म को दिखाता है। इसी तरह से एक हमारे पंजाबी के इस वक्त नाटककार हैं बहुत फेमस, आत्मजीत, उन्होंने लगभग कोई 36 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से कोई 4-5 प्लेज हैं जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में, सरल हिंदी में। आप देख पा रहे हैं, आई एम श्योर कि मुझे बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती, पर सरल हिंदी में ट्रांसलेशन किए हैं जैसा कि वो चाहते थे। और उनमें से एक प्ले है कामलूप्स की मच्छियां, जो कि कैमलूप्स कनाडा में एक जगह है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जाके कनाडा में बसे हुए हैं। तो उनके ऊपर वो प्ले है कि किस तरह से वो वहां पे एडजस्ट कर पा रहे हैं, या मैं कहूंगी नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, और उनके हर कैरेक्टर में किस तरह से वो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स दिखते हैं, इसका मैंने विश्लेषण किया है मनोविज्ञान के हिसाब से। और मैं सर को वो प्ले भी दे दूंगी, हिंदी में अनुवादित जो प्ले है, और जो मैंने जो लिखा हुआ है विश्लेषण वो इंग्लिश में है, पर मैं दोनों सर, नवीन सर को दे दूंगी, और वो आपको भेज पाएंगे वो ईमेल पे, जो
सज्जन आप में से पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं, उसके बाद मुझसे बात करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, आप आमंत्रित हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मनोविशेषज्ञ के पास, जो कि हैं एडलर। ये फ्रॉइड के पहले स्टूडेंट थे, और फ्रॉइड का क्योंकि अभी तक लोगों का ये मानना है कि फ्रॉइड तो सारा सेक्स के बारे में, आई एम श्योर मैंने आज जो आपको बताया आपको पता लगा होगा कि फ्रॉइड की थ्योरी कोई सेक्स के बारे में नहीं है, वो सिर्फ उनकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो साइकोसेक्सुअलिटी की तरफ है, वो सेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, सिर्फ वो स्टेजेस में कुछ सेक्सुअलिटी का हिस्सा है। अदरवाइज फ्रॉइड थ्योरी सेक्सुअल थ्योरी नहीं है। एडलर फिर भी उस समय के टाइम से उन्हें लगता था कि इतनी भी सेक्सुअलिटी जो फ्रॉइड की थ्योरी में है वो सही नहीं है, इसलिए वो कुछ तरह से फ्रॉइड से अलग हो गए। पर वो एडलर के पहले स्टूडेंट थे और उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम का एक अलग से स्कूल चलाया, और उनका जो फोकस था वो चेतन व्यक्ति पे था, जिसकी चेतना काफी उजागर है और वो अपने आप को समझता है, अपने समाज को समझता है, समाज की तरफ, और समाज की जो इम्पोर्टेंस है साइको एनालिसिस में वो एडलर की वजह से है। एडलर ने ये जरूर माना कि बच्चा जब पैदा होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही असहाय है, वो कंप्लीटली अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, खाने पीने के लिए भी, आराम के लिए भी, सभी चीज के लिए उसको अपनी माँ की जरूरत है। अगर माँ ना हो तो बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। तो एडलर का मानना है कि इस असहाय इस असहायता के कारण या इस अपने आप को निस्सहाय महसूस करके उस बच्चे में बहुत ही हीन भावना का विकास होता है, बहुत ही अपने आप को वो हीन मानता है, दुर्बल मानता है। और इस हीन भावना को पार करने के लिए, इस हीन भावना की परिपूर्ति के लिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, एक रक्षा तंत्र यूज करता है, जो कि एडलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे हम कहते हैं कंपनसेशन या प्रतिपूर्ति। सो ये जो हीन भावना है ये हम सब में, सारे इंसानों में, क्योंकि हम सब बहुत ही असहाय बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, और इसकी हम जब प्रतिपूर्ति करते हैं, इसकी जब हम क्षतिपूर्ति करते हैं, तो जितनी ज्यादा हीन भावना है उतनी ज्यादा हम प्रतिपूर्ति करेंगे। सो कई लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत मैस्कुलिन होते हैं, तो वो भी एक तरह का ओवर कंपनसेशन है। हिटलर ने इतने सारे ज्यू को मारा, वो भी एक ओवर कंपनसेशन है। जो बहुत ज्यादा एग्रेशन जो लोग दिखाते हैं, एडलर का मानना है कि उनमें हीन भावना उतनी ज्यादा है। और ये जो मैस्कुलिन प्रोटेस्ट, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ये जो हीन भावना है इसको पार करने के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम एग्रेशन को यूज करते हैं। हालांकि इसमें वर्ड मैस्कुलिन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्रेशन मर्दों में होती है, औरतों में भी होती है। औरतों में भी हीन भावना बहुत है, और जितनी हीन भावना है उसको कंपनसेट करने के लिए वो एग्रेशन शो करते हैं। बाद में सबने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, आप तो ये कह रहे हो कि हाँ ये जस्टिफाइड है, एग्रेशन जस्टिफाइड है, वॉर भी सही है, दूसरों से लड़ना सही है, क्योंकि भी मैं कभी हीन था तो आज मैं लड़ूंगा सबसे, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अच्छा आप एग्रेशन ना कहो, पर कम से कम दूसरे के ऊपर प्रभाव जमाने की इच्छा तो हम सब में है। और वो प्रभाव जमाने की इच्छा कहाँ से आई? वो हमारे इंफीरियरिटी फीलिंग से आई, उस हीन भावना से आई जो कि हमारे पैदा होते सार से हमारे साथ थी। उसके बाद उन्होंने एक और टर्म दी जिसे उन्होंने कहा स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, कि मैं सिर्फ बेहतर बनना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं, मैं अपने कंपैरिजन में बेहतर बनना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे उनके विचारों में चेंज आता गया, जो कि एग्रेशन से शुरू हुआ था। अंत तक जैसे हम जाएं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ श्रेष्ठता की तरफ एक प्रयास है जो कि हम सब करते हैं,
क्योंकि बचपन में या पैदा होते साथ हम बहुत ही हीन भावना से ग्रसित थे, हीन थे, एक्चुअली इंफीरियर थे। तो वो भावना हम में जैसे जैसे आई तो हमारे को उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए हमने एग्रेशन शो किया। बाद में उन्होंने एग्रेशन की जगह टर्म दिया विल टू पावर, उसको छोड़ के उन्होंने टर्म दिया श्रेष्ठता के लिए प्रयास। ये जो कंपनसेशन की जो बात है, इसका जब मैंने अपने दिमाग में सोचा कि ये मुझे कहाँ दिखती है, तो ये एक वाजिदा तबस्सुम नाम की लेखिका हैं जिन्होंने उर्दू में शॉर्ट स्टोरी लिखी है। आपको कईयों को पता होगा उतरन, ये कलर्स वाला उतरन नहीं है, हालांकि वो भी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। ये कहानी शहजादी पाशा और चमकी की है, जो कि सहेलियां हैं, पर शहजादी पाशा उच्च वर्ग की हैं, चमकी निम्न वर्ग की है, या उनकी मेड की बेटी है शायद, और वो हमेशा उनकी उतरन पहनती रहती है। और शहजादी पाशा उसे इस बात का एहसास भी दिलाती हैं अपने व्यवहार से। और जब वो बड़ी होती है तो ऑब्वियसली वही स्टोरी है कि शहजादी पाशा का जिससे विवाह होने वाला होता है उसके साथ वो चमकी एक रात गुजारती है और फिर उन्हें कहती है कि लो अब ये हमारी तुम्हें मतलब हमारा ये जवाब है। तो वो कंपनसेशन का जो फीलिंग है, जो इंफीरियरिटी से जो हम सुपीरियरिटी पे आने की जो विल टू पावर है, वो मुझे लगता है कि उस स्टोरी में बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आती है। हालांकि बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी जो कि आपको दिखेंगी, लिटरेचर में मिलेंगी, और आप शायद उसे ज्यादा जानेंगे मेरे बनिस्बत। एडलर की जब लोगों ने ये कहते हुए आलोचना करी कि आपने बहुत ही सेल्फिश टेंडेंसीज के बारे में बात करी है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, उन्होंने वो एग्रेशन से अपना आइडिया बदल दिया, उसे सिर्फ एक विल टू पावर कहा। और उन्होंने एक और सिद्धांत दिया कि हर व्यक्ति में सोशल इंटरेस्ट भी है, हर व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहना अपने आप में उस हीन भावना की क्षतिपूर्ति करता है जो कि हमारे बचपन में हमारे साथ थी। तो समाज में जो इंटरेस्ट है वो भी एक तरह का कंपनसेशन है, पर वो भी हमारे व्यक्तित्व का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम नकार नहीं सकते। इसके अलावा हमारे को मोटिवेट करने के लिए कुछ हमारे मार्गदर्शक लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य होता है जो हमारे पेरेंट्स ने दिया है यूजुअली, कि आपको ये बनना है, साहित्यकार बनना है या शिक्षक बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं। ये जो लक्ष्य हैं ये वास्तविक भी हो सकते हैं या सिर्फ मेरे दिमाग में भी हो सकते हैं। मैं बहुत अक्लमंद नहीं हूं पर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। मैं कोई मेहनत नहीं करना चाहती पर मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। तो ये लक्ष्य मेरे में है, पर उनको कैसे मैं पाऊंगी ये निर्धारण कौन करेगा? ये निर्धारण मेरी जीवन शैली करेगी, जो मेरा स्टाइल ऑफ लाइफ है। हर एक व्यक्ति में सोशल इंटरेस्ट है, हर एक व्यक्ति के कुछ लक्ष्य हैं, हर एक व्यक्ति की कुछ जीवन शैली है जो कि असल में 5 वर्ष की आयु तक निर्धारित हो जाती है। और इसमें एडलर ने जन्म के क्रम का, कि आप अकेले बच्चे हैं, आपका बहन भाइयों में आपका स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उन सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, उनकी जीवन शैली अलग अलग है। तो उनके बारे में भी एडलर विस्तार से हमें बताते हैं और वो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं मनोविश्लेषण में, ये देखना कि भाई बच्चा सबसे बड़ा है, छोटा है, परिवार में उसका कहाँ पे स्थान है। इसके अलावा एक और सिद्धांत जो उन्होंने अपने जीवन के अंत में आके दिया वो है कि हमारा जो सेल्फ है, हम ईगो जो है, जैसे फ्रॉयड ने कहा कि ईगो सिर्फ इसलिए पैदा होती है क्योंकि ईद की इच्छाएं पूरी कर सके।